नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती तो बना ही हुआ है, अब एक पहेली भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि मौलाना साद कह रहा है कि वो छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पर छापा मार रही है, दिल्ली से लेकर शामली उसके फार्म हाउस पर भी छापा मार चुकी है, वहां भी कुछ नहीं मिला। कहां छिपा है मौलाना मोहम्मद साद? दिल्ली पुलिस को कब तक छकाएगा मौलाना साद? मौलाना साद तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है दिल्ली पुलिस? तबलीगी जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की आंख मिचौली का खेल करीब महीने भर से चल रहा है। इस खेल में क्राइम ब्रांच डाल है तो मौलाना साद पात। मौलाना साद की तलाश में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर उसके शामली वाले फार्म हाउस पर छापा मारा है। यूपी के शामली जिले के कंधावली में मौलाना मोहम्मद साद का फार्म हाउस है। आज इस फार्म हाउस पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई पुलिस कर्मियों ने पीपीई किट भी पहन रखी थी। मौलाना साद को लेकर क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो शामली पहुंची है मौलाना साद के फार्म हाउस पर, वहां छापा मारा गया और तमाम जो जानकारियां वो एकत्र कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब इस मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है और देखना होगा कि इस मामले में मौलाना साद पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कब तक कसेगा, कब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी। क्राइम ब्रांच को मौलाना साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर कुछ जानकारी मिली थी, जिसकी वजह से उसकी टीम मौलाना साद के फार्म हाउस पहुंची थी। इस टीम ने काफी देर तक फार्म हाउस की खाक छानी, लेकिन मौलाना साद पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की, कुछ दस्तावेजों की भी छानबीन की। तो आखिर मौलाना साद है कहां? क्या वो जाकिर नगर में था या फिर शामली में? दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जब आज शामली पहुंची तो वहां पर मौलाना साद नहीं मिला। वहां उन्होंने कुछ लोगों से पूछताछ की और कुछ सबूत इकट्ठे किए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों के बाद भी आखिर दिल्ली पुलिस जो खुद को स्मार्ट पुलिस कहती है वो अभी तक आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। सड़कों पर ट्रैफिक करीब बंद है, गलियों में सन्नाटा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को न तो मौलाना साद मिल पा रहा है और न ही दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस टीम को मौलाना के बारे में कोई सही सूचना मिल रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना की तलाश कर रही है और मौलाना उसे मुंह चढ़ाते हुए आए दिन अपना ऑडियो मैसेज भेज रहा है। बुधवार को भी मौलाना साद ने एक ऑडियो मैसेज भेजा था। इस मैसेज में उसने तबलीगी जमात के लोगों से कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने की अपील की थी। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तिताअत रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। देश को कोरोना संकट में ढकेलने में सबसे बड़ा हाथ तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद का ही है। जिस वक्त कोरोना भारत में पांव पसार रहा था, उस वक्त मौलाना साद के कहने पर सैकड़ों जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में पड़े थे। न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और न ही किसी के चेहरे पर मास्क था। यही नहीं, मरकज का कोरोना कांड सामने आया तो जमाती वहां से निकल गए और 23 प्रदेशों में फैल गए। हजारों जमाती पकड़े गए, सैकड़ों जमातियों की अभी भी तलाश हो रही है और उनका ब्रेन वॉश करने वाला मौलाना साद भी अब तक फरार है। क्राइम ब्रांच दिल्ली से लेकर शामली तक
उसकी तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना है कि मिलता ही नहीं। शामली में शरद मलिक के साथ अरविंद ओझा और चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना संकट में अगर कोई सबसे बड़ा गुनहगार दिखाई देता है तो वो है मौलाना साद। उसकी जिद की वजह से इतने सारे जमाती निजामुद्दीन मरकज से नहीं निकले, लेकिन जब वो निकले तो देश के 23 राज्यों में बीमारी फैलाई। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईडी सब केस दर्ज करने के बाद अब मौलाना साद की तलाश में। कभी दिल्ली में तो कभी शामली के कंधावली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की छानबीन कर रही है। शामली जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के बेटों से भी पूछताछ की थी। 15 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद के कमरे की तलाशी ली थी। 28 मार्च को मौलाना साद को आखिरी बार दिल्ली में देखा गया था। 31 मार्च को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन थाने में मौलाना साद के खिलाफ केस दर्ज किया था। मौलाना साद के खिलाफ आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 4 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को पहला नोटिस भेजा था, जिसमें उससे 26 सवालों के जवाब मांगे गए थे। 16 अप्रैल को ईडी ने भी मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी और क्राइम ब्रांच की टीम अब मौलाना साद के अकाउंट के साथ साथ उन जमातियों के अकाउंट को भी खंगाल रही है जो जमात में शामिल होने दिल्ली आए थे। ईडी मौलाना के अकाउंट में विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। मौलाना साद के अकाउंट की जांच में क्राइम ब्रांच को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अकाउंट में जो पैसे आते थे वो 24 से 48 घंटे के भीतर छोटे छोटे हिस्सों में कई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। फिर उस अकाउंट से आगे दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना मोहम्मद साद के अकाउंट को खंगालने के साथ साथ उन तमाम जमातियों के अकाउंट को भी खंगाल रही है जो मरकज में शामिल होने के लिए आए थे और इसके बाद यहां से देश के अलग अलग हिस्सों में गए। मौलाना साद पर ईडी और क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसा तो वो अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि अपने वकील के जरिए मौलाना साद दिल्ली पुलिस के संपर्क में भी रहा, लेकिन वो पुलिस को छकाता भी रहा। उसने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो छिपा नहीं है। ये कहना गलत है कि मैं किसी से छुपा हूँ। अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं दिल्ली में क्वारंटीन था। कानून और प्रवर्तन एजेंसियां इससे पूरी तरह अवगत हैं। यही कारण है कि इस अवधि के दौरान भी आईओ से 2 नोटिस दिए गए हैं और उन्हें पहले से ही जवाब भी दे दिया गया है। आईओ ने मुझे कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए भी कहा, जो प्रक्रिया में है और इसका परिणाम जल्द ही आ जाएगा। मेरे बेटे की उपस्थिति में मेरे घर में भी खोजबीन की गई, जो क्वारंटीन नहीं है। अगर मैं छुपा होता तो ये कैसे होता? हालांकि मौलाना साद झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज तक से हुई बातचीत में उसके बेटे ने बताया था कि मौलाना साद का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे हैं अभी मौलाना साहब साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मौलाना साद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कभी उसके दिल्ली के जाकिर नगर में छिपे होने की बात सामने आती है तो कभी शामली के फार्म हाउस में, लेकिन मौलाना साद दोनों जगह नहीं मिलता है। अपनी इन हरकतों से मौलाना साद तबलीगी जमात को ही नहीं, मुस्लिम समुदाय को भी बदनाम कर रहा है। अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब देश के कोरोना वॉरियर्स की बात। बीते दिन भी सरकार ने सख्त कानून में प्रावधान करके 6 महीने से 7 साल की सजा की है अगर कोरोना वॉरियर्स पर हमला होता है, लेकिन हालात सुधरते नहीं हैं। लगातार खबरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जब डॉक्टर्स पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, कोरोना वॉरियर्स, पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। एलएनजेपी के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसे हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर ये हमले, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के दौर में मसीहा बनकर खड़े डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था
क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। हमारे साथ बाहर ये दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टरों का दर्द है जो उन्होंने वीडियो बनाकर जाहिर किया। ये तस्वीरें यूपी के एटा की हैं। एटा में एक कोरोना संदिग्धों को पकड़ने गई मेडिकल टीम पर हमला हो गया। मेडिकल टीम जब एक संदिग्ध के चेकअप के लिए पहुंची तो उसी दौरान एक युवक ने टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस के शीशे टूट गए। मेडिकल टीम के एक सदस्य के साथ साथ एक कोरोना संदिग्ध महिला भी जख्मी हो गई। दिल्ली से चल के कोई आया है लड़का, गाजियाबाद से पैदल, अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। ये तस्वीरें यूपी के ही गोंडा के जिला अस्पताल की हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनोज गुप्ता ने जब एक घायल के साथ आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही तो लोग आग बबूला हो गए। डॉक्टर पर ही बरस पड़े और बदसलूकी करने लगे। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर की तहरीर पर तत्काल कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। समुचित धाराओं में कार्रवाई की गई। बुधवार को दिल्ली में इस क्वारंटीन सेंटर में बवाल मच गया। एक मरीज की मौत के बाद लोग डॉक्टरों से ही भिड़ गए। आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई। इस सेंटर में तमिलनाडु समेत कई राज्यों के जमातियों का इलाज चल रहा है। ये हाल तब है जब कल ही मोदी सरकार डॉक्टरों पर हमले को गैर जमानती अपराध करार देने का अध्यादेश लेकर आई है। सरकार ने 123 साल पुराने महामारी एक्ट में बदलाव कर दिया है। अब डॉक्टरों पर हमले में 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। इससे पहले इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमले की वारदात सामने आई थी। ये डॉक्टर कोरोना के संदिग्धों की जांच के लिए गए थे। पिछले दिनों मुरादाबाद में कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए गई मेडिकल और पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया था, जिसमें 3 मेडिकल कर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे। डॉक्टरों पर लगातार हमले के बाद ही केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। तो एक शायद एक अच्छी सी पहल सरकार की है कि इसके माध्यम से ही सही शायद जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उन पर शायद कहीं तक लगाम लग जाए और अगर कहीं किसी व्यक्ति की, चाहे स्वास्थ्य कर्मी की, चाहे पुलिस कर्मी की क्षतिपूर्ति होती है तो शायद उस पर भी थोड़ा सा आराम उस व्यक्ति को या उसके परिवार को मिल जाए। सिर्फ डॉक्टरों पर ही नहीं, कई जगह लोगों ने पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तैनात TSI श्रीराम अवस्थी को लोगों ने निशाना बना लिया। श्रीराम अवस्थी कोरोना के एक संदिग्ध की जांच करवाने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें निशाना बना लिया। ये वही पुलिसकर्मी और डॉक्टर हैं जिनके लिए देश में कहीं तालियां और थालियां बजाई गईं, कहीं फूलों की बारिश की गई, लेकिन कई जगह जिस तरह से इन पर हमले हुए उससे इंसानियत शर्मसार हो गई। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव, एटा से देवेश के साथ खेमराज दुबे, श्योपुर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना की खबरों और अपडेट के साथ शुरुआत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामले, कुछ 92 ऐसे हॉटस्पॉट्स अब दिल्ली में बन गए हैं जिनको सील कर दिया गया है। ताजा मामला जहांगीरपुरी का है, जहां पर 46 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3 नए हॉटस्पॉट्स बने हैं और 3 नए हॉटस्पॉट्स के साथ जो कुछ ही दिन, 1-2 दिन पहले आंकड़ा 60-70 के आसपास था, वो हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। जहांगीरपुरी इलाके में 46 कोरोना पॉजिटिव। एक ही गली में ये 46 केस मिले हैं। इससे पहले जहांगीरपुरी में 31 मामले सामने आए। अब तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुल 89 मरीज आए हैं। जहांगीरपुरी में 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन लगातार राजधानी में बढ़ रहे मामले बहुत बड़ी चिंता की वजह बन रहे हैं। 92 कुल हॉटस्पॉट जिनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और सोचिए 24 घंटे में दिल्ली में 3 नए हॉटस्पॉट्स बन गए हैं। 46 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ एक जहांगीरपुरी इलाके में। इससे पहले जहांगीरपुरी में 31 मामले सामने आए। अब तक दिल्ली के जहांगीरपुरी में
89 मरीज कुल सामने आए हैं। 7 पुलिसकर्मी भी इनमें शामिल हैं। लॉकडाउन में भी कोरोना का ब्रेक फेल आखिर दिल्ली में क्यों हो रहा है? जी हां, जामा मस्जिद इलाके में भी अब कोरोना पहुंच गया है। एक ही परिवार के 11 लोगों को धड़ाधड़ दिल्ली में लगातार कई इलाके सील हो रहे हैं। दिल्ली में बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा कोरोना वायरस। एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। इस परिवार में 2 बच्चे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। जामा मस्जिद इलाके में फैली कोरोना की दहशत। देश की राजधानी दिल्ली में हर रोज कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। सीलिंग वाले इलाकों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के नए हॉटस्पॉट ने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, यह नया हॉटस्पॉट है जामा मस्जिद के इलाके का चूड़ीवालान। यहां एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों को कोरोना आ गया। इससे इलाके में पूरे दहशत फैली। इससे पहले चांदनी महल इलाका जो बिल्कुल इसके पास था, वहां कई पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हुआ है और कई लोगों को भी हुआ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर दहशत जो है बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस परिवार का एक शख्स विदेश जो कोरोना पॉजिटिव था, उसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कुल 3 भाइयों की कुल 18 लोगों की जॉइंट फैमिली है। परिवार के सभी सदस्यों ने दरियागंज में प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया, जिनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित मिले 11 लोगों में एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने के लिए अस्पताल पहुंच गए। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार की शिकायत है कि इलाके के SHO को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। CMO ने कहा कि 3 लोगों को LNJP में दाखिल कर लिया गया है, बाकी को क्वारंटीन किया गया है। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवालान इलाके के रहने वाले एक परिवार के 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव वो आए हैं, जिनमें 1.5 महीने का एक बच्चा, एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये पूरा परिवार 18 लोगों का है। 3 भाइयों का ये परिवार है, जॉइंट फैमिली है। 18 लोग उसमें हैं, जिनमें से एक शख्स अभी विदेश से लौटा था। उसके बाद जब कुछ लोगों को शिकायत हुई, सिम्टम उनके अंदर कोरोना के दिखे, तो उन लोगों ने एक प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया और टेस्ट में 11 लोग पॉजिटिव निकले। जिसके बाद उस परिवार का कहना है कि उन लोगों ने इलाके के SHO को सूचना दी, लेकिन कोई मदद जब पुलिस की तरफ से नहीं मिली तो परिवार के 5 लोग चूड़ीवालान से पैदल चलते हुए LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। और यहां पर वो लोग पहुंचे तो उनका कहना है कि काफी देर के बाद उन लोगों को एंटरटेन किया गया। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना पर ब्रेक नहीं लग रहा। बुधवार 22 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया तो बताया कि 24 घंटे में 92 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 2248 हो गया है, जबकि अब तक दिल्ली के 90 इलाके सील किए जा चुके हैं। नहीं, देखो जहाँ भी पाए जा रहे हैं, जहाँ पे 3 से ज्यादा उसको हम उस एरिया को हम सील करके हॉटस्पॉट बना के उसको पूरा कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्स्ट्रा एहतियात बरती जा रही है। ये देखिए, ड्रोन से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। दिल्ली के विकासपुरी का इलाका काफी घनी आबादी वाला है, इसीलिए इलाके को ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा है। यह है पश्चिमी दिल्ली की पुरानी नांगल कॉलोनी। यहाँ मेन गेट पर फैन सैनिटाइजर लगवाया गया है। इस फैन से पैदल चलने वाला हो, बाइक सवार हो या फिर कार वाला, सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना को लेकर दिल्ली में अब लोग खुद भी सतर्क हो रहे हैं। सरकार और पुलिस के साथ साथ अपनी अपनी कॉलोनियों को कोरोना मुक्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली से चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
मीटर तो कोरोना का मुंबई में भी ताबड़तोड़ भाग रहा है और इसीलिए मुंबई में भी सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र अगर नंबर 1 पर है तो दूसरी तरफ गुजरात भी है। समझ लीजिए कि मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक बेलगाम बढ़ रहे हैं इस वक्त कोरोना के मामले। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के मामलों में टॉप पर है महाराष्ट्र। देश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोई है तो वो है मुंबई। माया नगरी मुंबई में कोरोना का मीटर चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ रहा है। पिछले 4 दिन में मुंबई के अंदर 24 में से 7 वार्ड कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 207 से 487 तक है, जबकि 6 वार्ड ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 104 से 181 तक है। वहीं 7 वार्ड ऐसे हैं जहां 58 से लेकर 97 तक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि मुंबई के 4 वार्डों में सबसे कम 20 से 30 कोरोना मरीज हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 5,600 के ऊपर जा चुका है। जहाँ तक मुंबई की बात है, मुंबई में ये आंकड़ा 3,683 तक जा पहुँचा है। मुंबई में लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और मौतों की अगर संख्या देखें तो महाराष्ट्र में कल दिन भर में 18 मौतें हुई और इसमें 10 सिर्फ मुंबई में ही हुई है। महाराष्ट्र में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने एक दो स्पेशल कमिटीज बनाई है जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे और कोरोना से होने वाले मृत्यु और जो मौतें हैं उनको एनालाइज ये कमेटी करेंगी और इसके लिए एक राज्य की कमेटी होगी और एक मुंबई की कमेटी होगी। लेकिन मुंबई के वर्ली से गुड न्यूज भी आ रही है। हम आपको बता दें कि वर्ली मुंबई का पहला कंटेनमेंट जोन था, जहां अब मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। वर्ली कोलीवाड़ा में 35,000 की आबादी है, जहां कुल 50 कोरोना के केस आ चुके हैं। 26 मार्च को यहां पहला केस आया था और 19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वर्ली कोलीवाड़ा में 2 लोगों की मौत हुई है जिनको पुरानी बीमारी थी और बुजुर्ग भी थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का डबलिंग रेट यानी दोगुना होने की तादाद भी 2.5 दिन से 7.01 हो गई है। महाराष्ट्र में हर दिन 7,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि अगले 7 दिनों में महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है। आंकड़े में उछाल ज्यादा टेस्ट करने की वजह से आ सकता है। लेकिन बेहद चौंकाने वाली खबर गुजरात से आ रही है। कोरोना से लगातार बढ़ती जा रही मौतों और पॉजिटिव केस के चलते अब गुजरात देश में महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन गया है। गुजरात में 152 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। अहमदाबाद में अब तक 1,595 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे गुजरात में अब तक 2,559 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। पूरे गुजरात में कोरोना से 105 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अकेले अहमदाबाद में 63 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। મૃત્યુના કારણ એમાં બિલકુલ આપણે સમજવા જેવી વાત છે કે ઘણી વખતે એવું એક વાત આવે છે કે ગુજરાતમાં આપણે જે મૃત્યુ થાય છે એમાં બિલકુલ ટ્રાન્સપેરન્ટ રીતે પારદર્શક રીતે જે પણ મૃત્યુ થાય છે એ બધાના આપણે અંક તો મૂકીએ જ છે, પણ એમાં મોટા ભાગના જેમ આપણે 2 દિવસ પહેલાં આપણે જ અહીંયા વાત કરી હતી કે 67 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા હતા, એમાં 60 જેટલા લોકોના મૃત્યુ તો પહેલેથી જ એમની એક ગંભીર બીમારી હતી, જેમ કે કોઈને હૃદય રોગ હતું, કિડનીની બીમારી હતી। अब अहमदाबाद में ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। लॉकडाउन 2.0 को और भी सख्त कर दिया गया है। अब जहां भी कोरोना का एक मरीज मिल रहा है वहां पर क्लस्टर क्वारंटीन बनाया जा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।
दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद आइए लेते हैं जयपुर और इंदौर के स्वास्थ्य का जायजा। तो आप देखेंगे कि जयपुर में कैसे रामगंज बन गया है गढ़। 90 कोरोना वॉरियर्स को ही कोरोना हो गया है। इधर इंदौर में भी नई नई तरकीबें आजमाई जा रही हैं, लेकिन मामले बेलगाम हैं। जयपुर का रामगंज इलाका, जी हां, ये भी देश के बड़े हॉटस्पॉट्स में से एक है। रामगंज में कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब तो रामगंज में फैला वायरस 90 कोरोना वॉरियर्स को भी संक्रमित कर चुका है। 1 किलोमीटर से भी कम के इलाके रामगंज में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 680 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1900 के आसपास चला गया है, जबकि अकेले जयपुर में यह आंकड़ा करीब करीब 750 हो गया है, जिसमें से अकेले रामगंज के इलाके में कहा जा रहा है कि 700 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं रामगंज उसके आसपास के इलाकों में। और बाहर जो फैल रहे हैं वो भी कहा जा रहा है रामगंज की वजह से ही फैल रहे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के 12 डॉक्टर अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कहा जा सकता है कि 90 लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, आशा सहयोगिनी हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, पुलिस वाले हैं। 90 कोरोना वॉरियर्स अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले जयपुर में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 80 अकेले रामगंज के हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के खिलाफ शपथ ली जा रही है। कामयाबी की सौगंध खाई जा रही है। विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इंदौर शहर कोरोना के रेड जोन में शामिल है। घनी आबादी वाला ये शहर कोरोना संकट में देश के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश के 1592 कोरोना केस में आधे से भी ज्यादा 945 केस इंदौर के हैं। मध्य प्रदेश में ठीक हुए 148 मरीजों में 77 इंदौर के हैं। एमपी में कोरोना से हुई कुल 80 मौतों में सबसे ज्यादा 53 लोग इंदौर से हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वुहान बना हुआ है। यहाँ न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे होने वाली मौतें भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब नई नवेली शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इंदौर को कोरोना के खूनी शिकंजे से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। इंदौर में कोरोना के आतंक का आलम यह है कि यहाँ के MY हॉस्पिटल की 2 नर्सों ने दम तोड़ दिया। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है। कोई मस्जिद न जाए। हिफाजत के साथ इबादत का जो संदेश और संकल्प तमाम उलमाओं ने और उससे भी ज़्यादा एकजुट होकर के भारतीय मुसलमानों ने लिया है, निश्चित तौर से हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। 5 वक्त नमाजें और तरावी घरों में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना निहायत जरूरी है। 5 आदमी हम नमाज पढ़ते चले आए हैं मस्जिद में और वही 5 आदमी नमाज तरावी भी पढ़ेंगे। आसपास पड़ोस के लोगों को बुलाकर घरों में या छतों पर बड़ी जमात न करें, इससे परहेज करें। मस्जिद में लोग तरावी पढ़ने न आए, बल्कि अपने घरों ही में रह करके तरावी पढ़ें, रोजा रखें। लोगों से हमने कह दिया है कि अपने घरों में सुनने का इंतजाम करो, कुरान घरों में सुनो, तरावी घरों में पढ़ो। हमें हिंदू हो या मुसलमान हमें ये देखना, हमें तो इंसानियत का पैगाम पहुंचाना है और भाईचारा बनाना है, जब ही हमारी मुक्ति होगी, वरना हम मुक्ति नहीं हो सकती। कि हम अपने घरों से ना निकलें, रमजान इस बार घर पर मनाएं ताकि हम किसी दूसरे इंसान की जान को नुकसान न पहुंचा सके। रमजान मुबारक शुरू होने जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने उम्मत मुस्लिमा से फतवे की शक्ल में यह अपील की है कि तमाम ही लोग अपने घरों के अंदर रहें। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।